अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें हमारे साथ कई प्रदेशों और राजधानियों के संवाददाता जुड़ते हैं। और इसी बीच हमारे साथ यूपी स्टेट हेड और ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। तो राघवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की आज कौन कौन सी प्रमुख खबरें हैं, राजधानी लखनऊ में किस तरह की हलचल। बिल्कुल मनीषा, नीति आयोग की आज जो 10वीं बैठक होने वाली है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिभाग करने गए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या और नीतियां अपनाई जाएं, क्या योजनाएं बनाई जाएं, उनका क्रियान्वयन कैसा लिया जाए, इसको लेकर एक मंथन होगा। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में शामिल होने कल दिल्ली गए हैं। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ पे निजीकरण को लेकर, बिजली निजीकरण को लेकर के जिस तरह से कर्मचारियों में एकजुटता दिखाई दे रही है, 29 मई से इन लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, धरना की चेतावनी दी है। और यूपीपीसीएल भी अपनी तैयारी की हुई है कि विद्युत सप्लाई में कहीं से कोई बाधा उत्पन्न न आए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वो निजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हालांकि आंदोलन छिटपुट चल रहा था, लेकिन अब आंदोलन को बृहद स्वरूप देने की बातें सामने आ रही हैं, जो 29 तारीख से दिखेगा। वहीं बात कर लें, जिस तरह से इन्वेस्ट यूपी के एमडी सचिव जो थे, उनके खिलाफ जब निलंबन हुआ, उसके बाद निखित जैन को जब गिरफ्तार किया गया एसटीएफ द्वारा, तो उसको कल जमानत मिल गई। तो उसको लेकर भी लखनऊ में सरगर्मियां तेज हैं कि आखिर जब इन्वेस्ट यूपी के एमडी अभिषेक प्रकाश के खिलाफ सबूत मिले थे और जब उनको निलंबित किया गया, पद से हटाया गया, और निखित जैन जो बिचौलिए का काम करता था उसकी गिरफ्तारी हुई, तो आखिर अचानक उसको जमानत कैसे मिल गई। वहीं हम लखनऊ की बात कर लें तो जिस तरह से यहाँ पे डीएनए को लेकर एक दूसरे पे सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप का दौर समाजवादी पार्टी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब पोस्टर का भी रूप ले चुका है। कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे पोस्टर वार किया जा रहा है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर वार किया जा रहा है। वहीं हम बात कर लें बहराइच की, तो बहराइच में नो मैंस लैंड एरिया में नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती एक संदिग्ध घूमता हुआ पाया गया, जिसे एसएसबी की टीम ने, एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। क्योंकि जिस तरह से वाराणसी में तुफैल की कल गिरफ्तारी हुई थी, सोशल मॉड्यूल के रूप में काम करने के आरोप में, जिस तरह से वो खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया कराता था। आर्मी के एक ऑफिसर के पत्नी से उसके व्हाट्सएप चैट हैं, तमाम ग्रुपों पे, वो पाकिस्तानी ग्रुपों पे जुड़ा हुआ था। तो भारत की जो संदिग्ध जानकारियां, महत्वपूर्ण जो स्थान थे, उनकी जानकारियां जो नक्शा मैप उपलब्ध कराता था, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में धरपकड़ चालू है। बहराइच से लेकर वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद तक तमाम गिरफ्तारियां की गई हैं। आगे भी एसटीएफ की टीम या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम लगी हुई है और गिरफ्तारियां हो भी सकती हैं कि कौन कौन स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। वहीं हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय जो क्षमा चाहेंगे, जो गोरखपुर क्षेत्र है, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, यहाँ पे मौसम विभाग ने आज भी चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पे मौसम गरज के साथ बारिश और ओले भी पड़ सकते हैं। तो एक तरह से मौसम भी यहाँ का बदला हुआ नजर आएगा और बारिश और ओले मतलब और भी नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जी मनीषा। ठीक है, चंडीगढ़ से ईशा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। ईशा, जासूसी कांड में अपडेट दे और पंजाब से आज की क्या कुछ खास प्रमुख खबरें। देखिए मनीषा, सबसे बड़ी खबर है कि नीति आयोग की बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडप पर थोड़ी ही देर में दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, वो पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। साथ ही साथ अगर पिछले साल की बात करें, जो नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें इंडिया ब्लॉक के ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं वो इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, ममता बनर्जी को छोड़कर। लेकिन ममता बनर्जी भी नाराजगी के चलते बैठक छोड़ के चली गई थी कि उन्हें पूरा समय नहीं दिया गया। लेकिन आज की बात करें तो जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। और यहाँ पर देखिए विकसित भारत को लेकर राज्य की किस तरीके से भूमिका रहेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा गया है 2047 तक का भारत को विकसित करने का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनका सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित किया जाए।
राज्य की भूमिका किस तरीके से रहेगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। राज्यों की तरफ से अपनी मांग भी रखी जाएगी। यहाँ पर देखिए पानी को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बीच में। फिलहाल बीबीएमबी का भी दावा है और हरियाणा सरकार का भी दावा है कि बीबीएमबी की तरफ से 10,300 क्यूसेक पानी हरियाणा को दे दिया गया है, लेकिन पंजाब का कहना है कि इतना पानी नहीं दिया गया है। जनता को कहीं ना कहीं जनता के सामने झूठ बोलने की यहाँ पर कोशिश हरियाणा सरकार कर रही है, ऐसे पंजाब सरकार के आरोप हैं। बीबीएमबी की अगर बात करें उसे पुनर्गठन को लेकर और साथ ही नंगल डैम में सीआईएसएफ की जिस तरीके से तैनाती केंद्र सरकार ने की है, इसका विरोध पंजाब के मुख्यमंत्री करने वाले हैं आज की बैठक में। और साथ ही साथ केंद्र की तरफ से जो फंड भी रोके गए हैं पंजाब के, उसको लेकर भी वो आवाज़ उठाएंगे। और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे बैठक में मुख्यमंत्रियों को, लेकिन विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष पार्टियों के नेता हैं जो, और जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ उन राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, क्या मांग रखते हैं, ये देखना होगा। लेकिन दो मुख्य राज्य हरियाणा और पंजाब दोनों में ही बड़ा विवाद चल रहा है पानी को लेकर, तो दोनों ही आज प्रधानमंत्री के समक्ष भी होंगे। क्या पानी को लेकर भी विवाद एक बार फिर से छिड़ेगा इस बैठक में, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी खबर की बात करें, कोविड-19 के देखिए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा में 4 मामले फिलहाल सामने आ चुके हैं, जिसमें फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से 2 मामले सामने आए हैं और इसके अलावा गुरुग्राम से भी एक मामला सामने आया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एक महिला की जो कि पंजाब पहुंची थी डेरा ब्यास में सत्संग के लिए, वो भी कोविड पॉजिटिव पाई गई है। उसका वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसका इलाज मोहाली हॉस्पिटल में इस वक्त चल रहा है। तो हिदायत के तौर पर कहा गया है कि जितनी भी ज़रूरत हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मुकम्मल करने के यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं। और किसी को भी ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं जुकाम या बुखार के, तो तुरंत जाकर टेस्ट कराने के भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक बार फिर से कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहाँ तक जासूसी मामले की बात है, ज्योति मल्होत्रा की अगर बात करें, वो 4 दिन की अभी पुलिस रिमांड पर है, आज तीसरा दिन है रिमांड का। और देखिए राजस्थान पुलिस और जम्मू पुलिस की तरफ से उससे पूछताछ की गई है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में गई थी, जहाँ जहाँ उसने वीडियो शूट किए थे, उन राज्यों की पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वेस्ट बंगाल की पुलिस भी यहाँ पहुँचेगी, पश्चिम बंगाल की पुलिस हिसार में ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही क्योंकि देखिए रिमांड कल तक के लिए है और ऐसे में उसे पहलगाम भी ले जाया जाएगा और पहलगाम में भी जाकर उससे पूछा जाएगा जहाँ जहाँ पर उसने शूट किया है, और उससे सारी जानकारी वहाँ से ली जाएगी। लेकिन सब कुछ टिका है। देखिए जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है मधुबन से, जहाँ पर लैपटॉप और उसका मोबाइल दिया गया है, अगर डाटा डिलीट भी है तो उसमें क्या कुछ रिकवरी होती है। रिपोर्ट के लिए कहा गया था पुलिस की तरफ से 2 या 3 दिन में वो रिपोर्ट आ जाएगी, तो नज़र है कि आज या कल तक वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि वाकई उसके आतंकियों के साथ संबंध रहे हैं या नहीं रहे हैं, यहाँ की कितनी खुफिया जानकारी उसकी तरफ से जो पाक सेना है उसको और आतंकियों को दी गई है। लेकिन अभी तक में ये खुलासा ज़रूर हुआ है कि जो पाकिस्तान उच्चायोग का अधिकारी है दानिश, जो अब पता चल पाया है कि वो ISI का भी अधिकारी हैं। पाक उच्चायोग में वो फर्जी दस्तावेज के साथ पहुंचा था, लेकिन भारत ने जासूसी के तहत उसे यहाँ से वापस भेज दिया था पाकिस्तान। उसके साथ कहीं ना कहीं उसके पता चला है कि उससे उसकी बातचीत थी ज्योति मल्होत्रा की। तो ऐसे में और कौन ऐसे लोग हैं पाकिस्तान से जुड़े जिनके साथ उसकी बातचीत थी, ये तो रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा। लेकिन रिपोर्ट कब तक आती है ये देखना होगा। जी ठीक है, ईशा लौटेंगे आपके पास। राघवेंद्र एक बार फिर से आपके पास आते हुए, राघवेंद्र तो देखिए कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है देश में। ऐसे में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट है, इसको लेकर भी जानकारी दें और साथ ही साथ जासूसी कांड पे भी अपडेट दें। और आज नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, इस खबर पर भी प्रकाश डालें। बिल्कुल मनीषा, स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो कोविड-19 को लेकर यहाँ भी अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अभी से सारे अस्पतालों में ये मैसेज भी कन्वे हो चुके हैं, शासनादेश जारी हो चुका है कि कोविड वार्ड को आप लोग तैयार रखिए, ताकि अचानक अगर ऐसी कोई बात आती है कि कोविड के मामले ज़्यादा बढ़ते हैं
तो कहीं से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त हो, वार्डों में बेड की व्यवस्था हो, साफ सफाई पे विशेष ध्यान हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा स्वास्थ्य महकमा कोविड-19 को लेकर सचेत है और सारी जागरूकता के साथ सारे अस्पतालों में अभी से वार्डों को कायदे से तैयार किया जा रहा है कि कहीं से केसेस जब बढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जब मरीजों की संख्या बढ़ती है तो अचानक बहुत ज़्यादा मरीज हो जाते हैं, जैसा हम लोगों ने 2 बार पिछले कोविड में देखा। तो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में है कि कहीं से कोई दिक्कत ना आए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, जिस तरह से वो नीति आयोग की बैठक में गए हैं, तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो देश के 5 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था में अपना 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाकर महत्वपूर्ण सहयोग देने के लिए प्रयासरत है। यहाँ पे लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इसके अलावा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अपराधियों माफियाओं का यहाँ से सफाया करके संगठित अपराध पे लगाम लगाकर निवेश प्रदेश बनाने का प्रयास किया, ताकि यहाँ पे निवेशक आएँ, यहाँ पे इंडस्ट्री कल कारखाने लगें और लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और गरीब राज्य से, बीमारू राज्य से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश आज निकल करके एक विकसित प्रदेश के रूप में, एक सुशासन प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। ये योगी आदित्यनाथ की काबिलियत है कि पिछले 8 सालों में जिस तरह से उन्होंने यहाँ कार्य किया, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को कल कारखाने लगाने के लिए, निवेश के लिए, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गए हैं, नीति आयोग की बैठक में शामिल है। अब देखना होगा कि उनका उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है क्या वहां से लेकर आता है और क्या क्या बताता है, आगे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की इकानमी बनाने में और क्या क्या सहयोग हो सकते हैं। वहीं हम स्लीपर सेल की बात करें तो जिस तरह से वाराणसी में कल परसों गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से कल बहराइच में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके अलावा कानपुर में गिरफ्तारी हुई थी, मुरादाबाद में हुई थी, गाजियाबाद में हुई थी। तो एक संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश का, चाहे वो पूर्वांचल का क्षेत्र हो या पश्चिमी यूपी का क्षेत्र हो या अवध प्रांत हो, इन स्लीपर सेल से या ऐसे लोगों से जो रहते तो भारत में थे लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करते थे, भारत की जो महत्वपूर्ण जानकारियां थीं, खुफिया जानकारियां थीं, वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आर्मी को मुहैया कराते थे। तो अभी गिरफ्तारियां और पूछताछ का दौर यहाँ पे चल रहा है। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूलों में जिस तरह गरीब बच्चों को जितना सीट पे एडमिशन होना चाहिए नहीं हो रहा था, उसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा एक कल बैठक की गई थी। तमाम जी ठीक है, दिल्ली से पल्लवी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पल्लवी, देखिए राजधानी दिल्ली में आज नीति आयोग की बहुत बड़ी बैठक का आयोजन जो कि पीएम की अध्यक्षता में होगी। कौन कौन से मुख्यमंत्री अभी पहुंच चुके हैं नीति आयोग की बैठक के लिए और कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए मनीषा, अगर बात करते चले जिस प्रकार से आज नीति आयोग की बैठक है, जिसमें अगर बताते चले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं और साथ में अगर बात करते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा भी पहुंच चुकी हैं और भी अभी लोग आएंगे और ये बैठक 10 बजे से शुरू होनी थी और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सभी सीएम क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बाद ही स्पष्ट होगा। साथ में जिस प्रकार से नीति आयोग की बैठक की गई है, इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा ने कहा है कि हमारी सरकार दिल्ली को भारत विकसित की ओर ले जाने के लिए लगातार अग्रसित है और आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीति आयोग की जो बैठक है उसमें भी हम दिल्ली के विकास को लेकर चर्चा करेंगे और यमुना की साफ सफाई को भी लेकर इस पर बातचीत करेंगे। आखिर दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो दिल्ली को किस तरीके से विकास की तरफ ले जाया जा सके, इन सभी चीज़ों को लेके सीएम रेखा ने भी बताया है कि हम आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो नीति आयोग किया जा रहा है और हर जगह से जो सीएम आ रहे हैं वो सभी लोग इस चीज़ को विकास की ओर ले जाने के लिए बात करेंगे। साथ में अगर बात करते चले कोविड की बात को लेके चले तो जिस प्रकार से दिल्ली में भी 3 ऐसे कोविड पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, इसको लेके स्वास्थ्य मंत्री जो पंकज सिंह है दिल्ली के, उन्होंने भी जो भी लोग आएंगे उन सभी लोगों की जाँच करने के लिए कहा गया है और कोविड वैक्सीन को भी लगाने के लिए लगातार जो
हॉस्पिटल है, उन सभी जगह लोगों को अग्रसित करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और जांच के लिए प्रक्रिया भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में जिस प्रकार से अभी कोविड की बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर दिल्ली सरकार भी लगातार उससे निपटने के लिए जनता को भी लगातार सलाह देती हुई दिखाई दे रही है। और कहा जा रहा है कि अगर क्योंकि मौसम ऐसा है, इस टाइम जुकाम भी लोगों को हो रहा है, तो जुकाम की वजह से भी लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़ी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जाए। इन सभी चीज़ों पे लगातार जो दिल्ली सरकार है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर बात करते चले दिल्ली के मौसम की मनीषा, तो दिल्ली का जो मौसम है आज 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा दिल्ली का। और क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक दिल्ली का जो तापमान था वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस था, पर आज 36 डिग्री सेल्सियस माना जा रहा है। और साथ में कई इलाकों में आज बूंदाबांदी भी हुआ था और मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि आज शाम तक भी बारिश हो सकती है और दिल्ली वालों को गर्मी से राहत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में जिस प्रकार से धुंध भरी हवाएं चलने के कारण कई ज़्यादा एक्वाई लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको भी लेकर जितने भी घर बनाए जा रहे हैं, जितने भी औद्योगिक बनाए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेके स्मॉग एंटी फव्वारे भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेके पॉल्यूशन कम किया जा सके। और जो इमारतें बनाई जा रही हैं, इन सभी चीज़ों को लेके लगातार दिल्ली सरकार जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है, जिससे पॉल्यूशन कम हो और एक्वाई लेवल ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है ईशा, हम चाहेंगे कि आप भी प्रदेश के मौसम को लेकर जल्दी से अपडेट दें। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से आज हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये येलो अलर्ट 29 तारीख तक जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान है कि आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। और अभी की बात करें, हवा इस वक्त अभी भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो लू है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस हवा में। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में जो तापमान है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर तापमान में गिरावट पिछले कुछ दिनों से तो नज़र आ रही है, लेकिन जो गर्मी है, जो तपिश है, वो बहुत ज़्यादा है। अभी अगर बात करें चंडीगढ़ की खास तौर से, तो यहाँ पर जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब से ज़्यादा गर्म इस वक्त हरियाणा दर्ज किया गया है। हरियाणा का सिरसा सबसे ज़्यादा गर्म है, जहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। और पंजाब में अगर बात करें तो भटिंडा इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, जहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन देखिए, दिन के वक्त हीट वेव का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से 29 मई तक के लिए। साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जो रातें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाली है। और पिछले कुछ समय से दिन के तापमान में तो गिरावट नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम रात के तापमान की बात करें तो रातें जो है बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब आखिरी सप्ताह रह गया है मई का। जून की बात करें तो पूर्वानुमान है कि जून में जो पारा है वो 50 पार कर सकता है। तो ऐसे में लोगों को भी खास तौर से हिदायत दी गई है कि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जिस तरीके से पूर्वानुमान लगाया गया है कि जून में जो पारा है 50 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा पंजाब हरियाणा में, तो ऐसे में इसके मद्देनजर स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है। हरियाणा की खास तौर से बात करें, प्राइवेट और जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं वो 1 महीने तक बंद रहेंगे गर्मियों के चलते। लेकिन हाल फिलहाल अगर आज के ताज़ा अपडेट की बात करें मौसम की, तो इस वक्त हीट वेव यहाँ पर चल रही है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी आज चल सकती है। लोगों को खास तौर से हिदायत दी गई है कि दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, जब गर्मी अपनी पीक पर रहती है, तो ऐसे में घरों से तभी बाहर निकले अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो। जी ठीक है पल्लवी, जासूसी कांड में देखिए लगातार दिल्ली से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से जासूसी कांड के बाद से लगातार जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं और ऐसे जो इलाके हैं, संदिग्ध जो इलाके हैं, उसमें लगातार जो पुलिस की तैनाती देखी जा रही है और लगातार लोगों के आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं और पाकिस्तान से किस प्रकार से लोगों के संबंध हैं इसके भी कड़ी निगरानी रखते हुए अगर आपको बताते चलें, आज 181 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो अवैध रूप से रहते थे दिल्ली में। उन लोगों को पकड़ के आज पुलिस अपने कस्टडी में ले
गई है और उनसे छानबीन भी कर रही है। और कल की अगर बताते चलिए तो कल 2 ऐसे लोग पकड़े गए थे जिनसे पाकिस्तान के संबंध थे, उन लोगों को भी पकड़ा गया और लगातार पुलिस उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन भी करती हुई दिखाई दे रही है। और उनके फ़ोन में भी जो क्लू मिल रहे हैं उन्हें, उसे भी चेक करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से अवैध रूप से लोग बांग्लादेशी लोग बांग्लादेश के जो आए थे उन सभी लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया है। 181 ऐसे बांग्लादेशी थे जो दिल्ली में रहते थे और झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे अवैध रूप से, उन सभी लोगों को पकड़ा गया है और उनकी जानकारी पुलिस लेती हुई भी दिखाई दे रही है। साथ में वो कहाँ कहाँ गए थे, किन किन जगहों पे गए थे, उनके घर की चेकिंग, उनके फ़ोन की चेकिंग लगातार पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब से पाकिस्तान के तरफ जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से दिल्ली को हाई अलर्ट पे तो रखा गया था, पर अब जिस प्रकार से जासूस भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बाद से लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो काम भी करती हुई दिखाई दे रही है और संदिग्ध जगहें पर वो लगातार छापे भी मारती हुई दिखाई दे रही है। और किसी भी प्रकार का संबंध अगर पाकिस्तान से दिखता हुआ नज़र आ रहा है उन्हें तो वो वहाँ पर उसे गिरफ्तार भी कर रहे हैं और गिरफ्तार करने के बाद उनसे छानबीन भी करते हुए दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से बांग्लादेश अवैध रूप से बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं तो उन्हें लगातार पुलिस संरक्षण में अपने लेके पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है राघवेंद्र, प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों पर आज क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं? बिल्कुल मनीषा, चूँकि शनिवार है और ज्येष्ठ माह का मंगल और शनिवार यहाँ के लिए बेहद अहम हो जाता है, तो सारे हनुमान मंदिरों पे भक्तों की भीड़ है, दर्शन चल रहे हैं। वहीं जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ और उसके पहले और बाद भी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह से आतंकवादियों ने मंदिर को उड़ाने के लिए चेतावनी जारी की थी, धमकी दी थी, उसको लेकर जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, हम चाहे मिर्ज़ापुर के विंध्याचल देवी की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, अयोध्या की कर लें, नैमिषारण्य की बात कर लें, चित्रकूट की बात कर लें या अन्य जो भी धार्मिक स्थल हैं, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाव चौकबंद कर दी गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा धार्मिक पर्यटन पे बहुत काम किया गया और शायद धार्मिक पर्यटन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ने का काम किया गया, क्योंकि पर्यटकों की संख्या में लाखों करोड़ों का इजाफा हुआ जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सहायक हुए हैं। तो एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद कर दी गई है। सारे भक्त जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो मंदिरों में लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। जी मनीषा। ठीक है, तीनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शहर की प्रमुख खबरों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है एक बार फिर से रिपोर्टर्स लाइव में, जिसमें हम आपको बताते हैं तमाम बड़े राज्यों और बड़े शहरों की खास खबरें। और चलिए इस बीच हमारे साथ राजकुमार चौधरी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, और साथ ही साथ श्रीनगर से अजहर हुसैन जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आपके पास आते हुए, राजकुमार देखिए आज नीति आयोग की बैठक चल रही है प्रदेश में और इस वक्त देखिए तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में लगभग कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और आज की इस खास बैठक के क्या कुछ खास मायने? देखिए मनीषा, ये जो बैठक है ये बैठक शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से इसको भारत मंडपम में शुरू होना था और ये बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल भी जो है वो इसके मेंबर होते हैं और वो इसमें शरीक होते हैं। उसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये जो बैठक है, इस बैठक में तमाम जो विकास की योजनाएँ हैं, किस प्रदेश को कितना फंड मिला, वो फंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, उसकी समीक्षा के साथ साथ ये बैठक आज शाम को 4 बजे तक चलने की इसकी संभावना है, जो इसका समय मुकर्रर किया गया है। तो पूरे दिन आज जो है पूरी गहमा गहमी रहेगी। पूरा देश जो है, अगर कहा जाए तो पूरे देश के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के तौर पे, उपराज्यपाल के तौर पे भारत मंडपम में रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है ये शुरू हो चुकी है। इसके ये 4 सत्रों में ये बैठक होनी है। पहले सत्र में जो पिछले जो 3 महीने का जो कार्यकाल है, हर 3 महीने में ये बैठक होती है और 3 महीने के अंदर जो विकास की योजनाएं हुई हैं उन विकास की योजनाओं का ब्लूप्रिंट जो है वो सामने रखा जाएगा, खाका रखा जाएगा। कितना फंड मिला, किस मद में कितना फंड इस्तेमाल हुआ, कितना फंड बचा हुआ है और आगे फिर 3 महीने की जो परियोजनाएं होंगी कि किस तरीके से किन प्रदेशों का विकास किस तरीके से आगे बढ़े, इन तमाम मुद्दों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जो इसकी थीम है इस बार, क्योंकि 2047 तक हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं विकसित राज्य जो है वो बनाने की तरफ अग्रसर है भारत सरकार। और भारत सरकार का ये जो नारा है या भारत सरकार का ये जो संकल्प है, ये संकल्प तभी पूरा होगा जब अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की तमाम योजनाएं पहुँचे। और ये नीति आयोग जो होता है
नीति आयोग की व्यवस्था ही केवल इसलिए की गई है कि तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को, सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से लोगों को मिल रहा है, कहाँ तक जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो दूरगामी प्रदेशों में, दूरस्थ इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, जो मुफलिसी के दौर में कहीं ना कहीं जीते हैं, उन तक सरकार की योजनाएं किस तरीके से पहुंच रही हैं, विकास की योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, युवाओं को किस तरीके से आगे रोजगार दिया जाए। जो छोटे शहर हैं उन छोटे शहरों में किस तरीके से नई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां चलें, ताकि उन्हीं क्षेत्रों में जिस तरीके से अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, बिल्कुल राजकुमार रोकना चाहेंगे आपको। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नीति आयोग की बैठक जारी है। देखिए ये बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी भी हमें दे रहे थे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। विकसित भारत के रोड मैप पर मंथन चल रहा है, तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। देखिए, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार चौधरी भी इसको लेकर अपडेट दे रहे थे कि 9 बजे से ही ये बैठक चल रही है और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें बैठक में मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री अभी भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो नीति आयोग की बैठक को लेकर ये बड़ा अपडेट, बैठक लगातार जारी रहती हुई कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और बताते चले कि विकसित भारत के रोड मैप पर मंथन चल रहा है। तो बड़ा अपडेट आपको नीति आयोग की बैठक को लेकर दे रहे हैं। ये बैठक 9 बजे से ही जारी है और एक बार फिर से राजकुमार आपका रुख करते हुए अपनी बात को पूरा करें। देखिए मनीषा, मैं वही बताने का प्रयास किया कि उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, अगर नोएडा की बात कर लें तो औद्योगिक क्षेत्र जो है बहुत बहुतायत में जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं, जो दूरस्थ लोग हैं, जो दूरस्थ प्रदेशों से, चाहे बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तमाम प्रदेशों के जो लोग हैं वो यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं। सरकार का सीधे तौर पर मानना है कि जो भी प्रदेशों के जो छोटे शहर हैं उन छोटे शहरों में भी औद्योगिक गतिविधियाँ जो है वो सुचारू रूप से की जाएं, ताकि जनसंख्या का घनत्व जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है इन शहरों में, जब किसी व्यक्ति को अपने घर के पास में रोजगार मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पे वो उसी क्षेत्र में रहना कहीं ना कहीं मुनासिब समझेगा। तो एक ये भी योजना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि संपूर्ण, देखिए अगर विकास की बात करेंगे तो संपूर्ण भारत का विकास तभी होगा जब तमाम जो छोटे शहर हैं, जब जो तमाम छोटे जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जो छोटे शहर हैं उन छोटे शहरों में जीविकोपार्जन की व्यवस्था होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग अपने क्षेत्रों में रह सकेंगे, लोग उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकेंगे, विकास कर सकेंगे। इन तमाम योजनाओं को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, देखेंगे 4 बजे के बाद किस तरीके की चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। ये जो योजना आयोग की बैठक है, पहले इसका नाम ये नीति आयोग बाद में पड़ा, पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था कि योजना किस तरीके से बनाई जाए। बहुत महत्वपूर्ण जो है ये नीति आयोग की जो योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 4 बजे तक, अगर देखा जाए तो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी वहीं पे की गई है और तमाम जो प्रतिनिधि तकरीबन 60 के आसपास जो प्रतिनिधि हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। कुछ लोग जो जैसे आपने बताया, अपडेट किया कि कुछ लोग पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है इसमें शिरकत करने वालों में सबसे पहले थे सारे लोग, जो तमाम प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री थे वो कल रात को ही दिल्ली में पहुंच गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जब कोई बैठक होती है तो स्वाभाविक तौर पे उसमें समय का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर सुबह 9 बजे का समय है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से 15 मिनट पहले पहुंचना होता है, एसपीजी की सुरक्षा, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं। तो ये शाम को 4 बजे तक बैठक चलेगी। इस बैठक में किस तरीके की योजनाएं बाद में निकलती हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि छोटे शहरों में औद्योगिक गतिविधियों को और तेज किया जाए और तेजी से बढ़ाया जाए। उन क्षेत्रों में राजकुमार, जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलावा कौन कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं? देखिए ये जो बैठक है, इस बैठक में तमाम प्रदेशों के जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं उनके 23 जो मुख्यमंत्री हैं वो उसमें पहुंचे हुए हैं और कुछ लोगों ने अपने को जो जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ शायद उनके प्रतिनिधि जो है वो भेजने की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नया राजनीतिक घटनाक्रम इस समय बयानबाजी का जो दौर है उसमें कांग्रेस इस तरीके की राजनीति करती हुई आ रही है कि ये जो योजनाएं हैं तमिलनाडु की तरफ से कुछ स्पेशल पैकेज जो है वो मांगे जाने की व्यवस्था जो आहट थी वो सुनाई दे रही थी। लेकिन शाम को 4 बजे तक मुझे लगता है कि इसका हमें इंतजार करने की आवश्यकता है कि 4 बजे किस तरीके से ठीक है राजकुमार, लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल जो है सामने आते हैं।
ठीक है, श्रीनगर से अजहर हुसैन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजहर, तो देखिए लगातार 3 दिनों से मुठभेड़ चल रही है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में और एनकाउंटर भी आज सुबह हुआ है। और साथ ही साथ अगर कोरोना को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहें तो स्वास्थ्य विभाग वहां पर कितना ज्यादा अलर्ट, इन तमाम खबरों पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश की बड़ी खबरों को साझा करें। देखिए मनीषा, अगर हम जम्मू कश्मीर के जो आज के दिन में जो बड़ी खबरें रहने वाली है उनकी ओर बात करें, लेकिन सबसे पहले मैं ये खबर जो है जरूरी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से एक बार फिर जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो वहां पे पहुंचा है और वहां पे भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम दिया और किस तरीके से उन्होंने जो पाकिस्तान में जहां पे भी गतिविधियां होती थी, जहां पे भी जो आतंकी पनप रहे थे, उनका सटीक वार करके उनको नेस्तु नाबूद वहां पे कर दिया। और ये भी तस्करा किया कि पुंछ के एरिया में जितने भी एलओसी के सटीक वाले एरिया में जहां पे नुकसान हुआ उसका भी तस्करा किया और साथ ही साथ जो मरे हैं इस फायरिंग में जो पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई जिसमें तकरीबन 20 से ज्यादा जो व्यक्ति मरे गए हैं उनके नाम लेकर वहां पे तस्करा किया और साथ ही साथ जो इंडो पाक के दरमियान जो बातचीत है उस हवाले से भी जो है वहां पे तस्करा किया। ये सबसे बड़ा अपडेट जो है जम्मू कश्मीर में आज की खबर रहने वाली थी। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और अपोजिशन लीडर है वो आज पुंछ आएंगे और पुंछ के दौरे पे रहेंगे और साथ ही साथ वहां पे जो परिजन है उनसे मिलेंगे, मुतासिरीन से मिलेंगे, उनके रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात जो है वहां पे जो जितने भी जख्मी है व्यक्ति है उनसे मिलेंगे। आपको ये भी मैं बता दूं कि इससे पहले जो है 26 अप्रैल को राहुल गांधी जो है किसी पुंछ एरिया में आए थे, दौरे पे आए थे और इसके बाद ये कुछ खबरें हैं। दूसरी ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एलओसी के सटीक वाले इलाके जितने भी है कश्मीर से सटीक वाले इलाके हैं वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई है, मजीद टुकड़ियां जो है वहां पे लगा दी गई है क्योंकि अभी आतंकी अभी भी फिराक में है कि वो अभी भी जो है घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम नेपाल बॉर्डर की बात करें तो नेपाल बॉर्डर में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस के मुताबिक वहां से 30 से 35 जो आतंकी है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेपाल के बॉर्डर से जो है हिंदुस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी एजेंसी ने अलर्ट कर रखा है और वहां पे भी नेपाल के इलाके में भी मजीद जो है चौकसी बढ़ा दी गई है और उसके साथ साथ वहां पे मजीद चेक पॉइंट्स और हर एक व्यक्ति से पूछताछ करके नेपाल से यहाँ आने की उनको इजाजत दी जा रही है। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जो है वो ट्रेड यूनियन के मुताबिक यहाँ पे है क्योंकि जम्मू कश्मीर लेबर कमीशन की जानिब से एक बड़ा नोटिफिकेशन बड़ा जो यहाँ पे जारी किया गया है कि जितने भी ट्रेड यूनियन है नियर अबाउट जो कश्मीर है 447 यानी 450 के करीब जितने भी ट्रेड यूनियन है उनको यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन जो है मनसूख कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है क्योंकि जो लेबर कमीशन के मुताबिक जिसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि उनके जितने भी रजिस्ट्रेशन की जितने भी रजिस्टर्ड यूनियन थी उन्होंने 2 साल से अपना जो भी उनके डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने जमा नहीं करवाए हैं और इस ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि किसी भी जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अपडेट यही है और उनको चेतावनी भी दी गई है कि वो जल्द से जल्द जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करें और तब तक जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी गई है। अगर हम वेदर डिपार्टमेंट के वेदर के हवाले से बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हीट वेव का जो प्रकोप है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि हालांकि प्रशासन की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है कि किस तरीके से यहाँ पे स्कूली बच्चे या बुजुर्ग या महिलाओं को जो है दिन के 12 बजे से 3 बजे तक बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर की बात करें जम्मू क्षेत्र में जो है 40 डिग्री जो है डिग्री सेल्सियस है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से अगर हम घाटी की बात करें, जो श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में तकरीबन 35 डिग्री जो है जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। और वेदर डिपार्टमेंट का मानना है कि आने वाले समय में ये 1-2 डिग्री और बढ़ सकता है। फिलहाल 28 मई तक जो है ये लगातार ये हीट वेव का प्रकोप जो है वो बढ़ सकता है। तो इसके पेश नजर जो है अगर हम काजीगुंड, पहलगाम या बाकी जो भी पर्यटक स्थल है जहाँ पे आज की डेट में मौसम बिल्कुल सामान्य होता था लेकिन वहां पे भी हीट प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है।
जहां तक कोविड-19 का सवाल है, जो आपने सवाल किया था, कोविड-19 के हवाले से ऑलरेडी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में अलर्ट है और किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की ओर से या डायरेक्टरेट की ओर से हर एक टीमें जो है हर एक क्षेत्र में रवाना की गई है। वो वहां पे सबसे पहले स्टॉक का जायजा ले रहे हैं कि हॉस्पिटल में वाकई तौर पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है या दवाई या बाकी चीजें हैं, डॉक्टरों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। क्योंकि इससे पहले भी जब ये इंडो पाक के दरमियान जब शेलिंग हुई थी तो उसके बाद में भी कुछ एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि जो इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं उनको बॉर्डर क्षेत्र एरिया में जो है शिफ्ट किया गया था। तो उसी प्रकार से अगर इस बार भी कोविड-19 का कोई भी प्रकोप या कोई भी ये सामने आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक है, अजहर लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल लौटेंगे और हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, देखिए अगर कोविड-19 की स्थिति को लेकर बात करें तो देखिए 23 मामले सामने आए हैं और स्थिति अभी तो पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन कोविड की इस लहर को लेकर तमाम विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है और इस स्थिति से निपटने के लिए अगर आगे स्थिति किसी भी तरह से गंभीर होती है या चिंताजनक होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग दिल्ली का किस हद तक तैयार? देखिए मनीषा, भारत सरकार ने 24 घंटे पहले एक गाइडलाइन जारी कर दी है और कोविड-19 को लेकर तमाम तरह की जो हालात और परिस्थितियां हुई हैं, उन परिस्थितियों से किस तरीके से हम लोग जूझे, इसको मेरे ख्याल से डिस्कस करने की आवश्यकता भी नहीं है और हर व्यक्ति को पता है। केवल वही जो गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन पहले जारी थी, दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, संक्रमण से बचें, अपने आसपास सफाई रखें, ये तमाम तरीके की जो गाइडलाइन है ये जारी कर दी गई हैं। और तमाम जितने सरकारी हॉस्पिटलों में जो सीएमओ हैं, जो सीएमएस हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वो कोविड का अलग से एक वार्ड जो है वो सुरक्षा के तौर पर, एहतियात के तौर पर मुकर्रर करें और उसकी नियमित जो उसका आइसोलेशन है उसके लिए प्रभारियों की नियुक्तियाँ की जा रही हैं। उसके अलावा पूरे एनसीआर क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में भी एक मामला जो है कोरोना का आया है, उसको लेकर भी तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है इसके लिए पहले से जो है वो तैयार है और आम लोगों को एक एहतियात बरतने के लिए नई गाइडलाइन जो है जारी की गई हैं ये कोविड-19 से जूझने की। क्योंकि कोविड-19 में जिस तरीके से हालात रहे, उन हालातों को देखकर, उन परिस्थितियों से हर व्यक्ति जूझा है, तो लोगों को जागरूक रहने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चले जा रहे हैं। जिलाधिकारियों के स्तर पर जो स्वास्थ्य कमेटियां होती हैं, उन स्वास्थ्य कमेटियों के जो सदस्य हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि वो लोग तैयार रहें यदि किसी भी तरीके की आपदा आती है। अब आने वाले दिनों में यदि ये गाइडलाइन बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर थोड़ी सख्ती भी बढ़ती हुई दिखेगी। एक अपडेट और दें कि इस समय यूएन में एक बैठक चल रही है बहुत महत्वपूर्ण, और पाकिस्तान के बारे में पूरी जो व्यवस्था है, पाकिस्तान का जो खुलकर विरोध भारत की तरफ से किया जा रहा है और स्पष्ट तौर पे यूएन के सामने, यूएन के प्रतिनिधियों के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं हमारे अरीजी, उनकी तरफ से कहा गया है इसमें कि किस तरीके से आतंकवाद को पलवित पोषित कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को जो है सोचना चाहिए कि रिलेशन किस तरीके से रखने। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत की जो सरकार है, भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का बिल्कुल स्पष्ट तौर पे रुख जो है स्पष्ट हो गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से एक जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक निर्देश जारी किए गए मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश किए हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर अगर आप मोबाइल बनाते हो और उन मोबाइल की बिक्री अमेरिका के अंदर करते हो तो पहले तो उन पर 25% जो है वो सेंस लगेगा, जो 25% टैक्स है वो उसकी बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं एक जो व्यवस्था है, जो ट्रंप है, उन ट्रंप का एक जो एक दो चेहरे जिस आदमी के होते हैं उस तरीके की एक जो चीज़ें हैं वो निकल रही हैं, और इसमें आने वाले दिनों में किस तरीके से एप्पल अपना पक्ष रखता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसके अलावा और बात की जाए अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के आसपास जो है इस समय आज जो है गर्म माहौल रहेगा और गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ी रहेगी। इससे बचने के लिए लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इसके निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है,
असर राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि राहुल गांधी लगभग कितने बजे तक कहां पर पहुंच जाएंगे और ये दौरा उनका कितना ज्यादा खास माना जा रहा है। और अगर नीति आयोग की बैठक को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहें तो देखिए, नीति आयोग की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला के पहुंचने को लेकर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी के इस दौरे के हवाले से बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा था कि 20 जो अप्रैल है, इससे पहले वो यहाँ पे आए थे और जहाँ पे अभी पाक शेलिंग हुई थी वहां पे उन परिजनों से भी मिले थे, उन व्यक्तियों से भी मिले थे जख्मी जो हुए थे इस दौरान। तो आज की डेट में भी सबसे पहले वो जो है पहुंचेंगे वहां पे, उन व्यक्तियों से मिलेंगे, उनके घर जाएंगे और पर्टिकुलरली जो एक ही फैमिली के जो 2 बच्चे हैं वो मारे गए हैं और कुछ एक फैमिली आए हैं जो अभी मंदिरों और जो यहाँ पे बस रहे हैं, मंदिरों और जितने भी रिलीजियस मस्जिदें हैं वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे इनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। क्योंकि कल भी एलजी जो है मनोज सिन्हा वो वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने एक मुफस्सल रिपोर्ट वहां पे तैयार की है, वो सेंटर को सौंपेंगे और उनको वहां पे भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और बाद में अगर उसको वहां पे टाइम लगा, जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहां पे डाक बंगलो जो पुंछ है वहां पे वो प्रेस वार्ता कर सकते हैं अगर उसको टाइम मिला, और इसके बाद में वो कई एक जो वहां पे इफेक्टेड फैमिली है उनसे मिलेंगे। जहां तक नीति समिति का जो मीटिंग है उसका सवाल है, उमर अब्दुल्ला वाकई तौर पे वहां पे पहुंचे हैं और वाकई तौर पे जो अभी इंडो पाक के दरमियान जो टेंस चल रहा है इस हवाले से भी वो बात छेड़ेंगे, और साथ ही साथ जो इफेक्टेड फैमिलीज है पर्टिकुलरली जो अभी बेघर हुए हैं उस हवाले से भी वो बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं एक और अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि हीट वेव का जो प्रकोप है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और इसी हवाले से जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हवाले से एक अपडेट है कि एनजीटी ने अभी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक फटकार दी है, क्योंकि अभी आज की डेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक अहम रोल बनता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोविड-19 होगा या इन्वायरमेंट जो भी चेंज होती है तो उसमें बड़ा जो योगदान रहता है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रहता है उस चीज को मेंटेन करने में। लेकिन जब यहाँ पे एनजीटी की जानिब से वहां पे जांच की गई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जम्मू कश्मीर की जानिब से, तो वहां पे तकरीबन 445 यानी जितने भी टोटल उनकी एम्प्लॉयज की संख्या है, जिनमें से 180 यानी 180 आसामियां अभी भी खाली है, जिसमें साइंटिफिक इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हुई है, जिसको लेके एनजीटी ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार दिया है। और इस हवाले से आने वाले समय में एक तो हीटवेव का प्रकोप है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इसमें काफी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इनके पास में काफी सारी लेबोरेटरियां रहती है, जिसमें वाटर लेबोरेटरियां होती है, इन्वायरमेंट लेबोरेटरियां होती है, जो चेक करती है कि किस इलाके पे किस तरीके का जो वातावरण है, इस हवाले से उस पर निगरानी की जाती है। तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर कंट्रोल बोर्ड को जो है अलर्ट पे रखा गया है, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे इनको अलर्ट रखने के लिए ये फटकार दी है और इनसे जवाब भी तलब कर दिया गया है। ये कुछ अपडेट थे जम्मू कश्मीर। ठीक है, दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। आगे भी पल पल का अपडेट अपने तमाम संवाददाताओं से हर शहर का लेते रहेंगे और आपको देते भी रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक।